नमस्कार मित्रों, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी आज मिल गई है। नई शिक्षा नीति मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, जीएस के पेपर 3 के लिए, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के सेकंड पेपर के लिए, ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के लिए, सोशोलॉजी के सेकंड पेपर के लिए, इसके अलावा शिक्षा शास्त्र से पढ़ने वाले लोगों के लिए भी नई शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, जो प्रश्न हमारा बन सकता है वो सीधे सीधे बन सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। दूसरा जो प्रश्न बन सकता है वो इसी के रिगार्डिंग बन सकता है कि नई शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। इसकी संभावनाओं पर भी प्रश्न बन सकते हैं कि क्या यह सफल होगी या किस प्रकार का बदलाव लाएगी। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वैचारिक होते हैं, आपकी काल्पनिकता पर आधारित होते हैं। जितना बेहतर आप कल्पना कर सकते हैं उतना आप नए नए सजेशन दे सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई, ये 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर लागू की गई है। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। और इसके अंदर 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है। तो पहले जो आरटीई एक्ट था वो कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लागू था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 3 साल की उम्र से लेकर के 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है मित्रों। अगर इसका हम ड्राफ्ट देखेंगे तो ये कह रहा है कि गुणवत्ता, पहुंच, जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता के आधार पर एक समूह प्रक्रिया। तो जो हमारी शिक्षा है वो कैसी होगी? गुणवत्तापरक होगी, सभी तक शिक्षा की पहुंच होगी, शिक्षा को जवाबदेही निर्धारित की जाएगी, जो शिक्षा होगी वो सामर्थ्यवान बनाने वाली होगी, समानता को बढ़ावा देने वाली होगी, और एक समूह प्रक्रिया होगी। शिक्षा में पूरे समूह को उसका लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सरलतापूर्वक मुकाबला कर चुके हैं, इसके लिए ध्यान दिया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत को गुणवत्तापूर्वक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त और भारत केंद्रित शिक्षा देना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य। अगर हम मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, और अगर हम प्रारंभिक परीक्षा में देख रहे हैं तो हमें ये टर्म्स पकड़ने पड़ेंगे और इन टर्म्स के हिसाब से ही हम उत्तर अपना चयन करेंगे। इस नीति का लक्ष्य है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 2040 तक जो भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको बहुविषयक संस्थान बनाना होगा। 3000 या अधिक छात्र उसमें होंगे। सबसे खास बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद का जो शिक्षा पर खर्च हो रहा था वो 1.7% के आसपास था, जिसे बढ़ा करके 6% करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है इस शिक्षा नीति का। शिक्षा को जो माध्यम है वो स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा होगा, तो स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है MHRD, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब से आप जो है शिक्षा मंत्रालय के नाम से परिचित हो जाएंगे। जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी इसमें। तो आप देखेंगे कि अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे जो नामी गिरामी संस्थान हैं वो अपनी संस्थाएं भारत में स्थापित करेंगे। अब भारत के बच्चों को अगर अच्छे संस्थानों में पढ़ना है तो उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, और छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये बहुत बड़ा एक भविष्य में कदम हो सकता है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के मानकों को समान किया जाएगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सरकारी कॉलेज पे लागू होंगे वही प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज पे भी लागू होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना होगी जो रिसर्च को बढ़ावा देगी। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किया जाएगा और क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगी, मतलब बहुत तरीके से एंट्री होगी। NTA नेशनल टैलेंट एग्ज़ाम जो होगा वो एक एग्ज़ाम होगा, और उसी एक एग्ज़ाम के तहत जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं उसमें परीक्षा होगी, उसमें भर्ती होगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो 5 साल का कोर्स करेंगे उनको MPhil में छूट है, यानी
अगर आपको पीएचडी करनी है और आपने 3 साल का मिनिमम ग्रेजुएशन और 2 साल का पीजी कर रखा है, 5 साल कर रखा है, तो आपको सीधे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेजों का एक्रेडिटेशन किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके आधार पर उनको स्वायत्तता दी जाएगी। जो बेहतर कॉलेज है उनको स्वायत्तता दी जाएगी और मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है चालू किया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो आंगनबाड़ी थी उनको मजबूत किया जाएगा। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब बच्चों के गणित और विज्ञान पर प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाएगा। और 9वीं से 12वीं की जो पढ़ाई है वो 5+3+3+4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 5+3+3+4 का सिस्टम जो है ये लागू किया गया है। आगे भी हम देखेंगे ये क्या है। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिका होगी। और इसके बाद जो 5+3+3+4 है तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। 5 का मतलब है पहले तो 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल होगा। जैसे नर्सरी जो केजी होता था, नर्सरी केजी या एलकेजी यूकेजी और नर्सरी, तो 3 साल का पहले भी होता था, लेकिन अब रिटर्न में हमने 3 साल का कर दिया प्री नर्सरी, प्री प्राइमरी स्कूल। तो बच्चा पहले 3 साल प्री प्राइमरी में रहेगा, फिर 1 और 2 में रहेगा, तो इसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। ये 5 साल का पूरा कोर्स है। उसके बाद 3 साल का है। 3 साल का मतलब हुआ कक्षा 3 से लेकर के 5 तक, 3, 4 और 5। उसके बाद फिर 3 साल, इसका मतलब 5 से लेकर 8 तक, और फिर उसके बाद 4 साल यानी 9, 10, 11, 12। तो ये जो है 5+3+3+4 में जो है एजुकेशन को बांटा गया है। सबसे खास बात यह है कि स्कूलों में बच्चों को ये टेंशन नहीं रहेगी कि उन्हें आर्ट से पढ़ना है कि कॉमर्स से पढ़ना है कि साइंस से पढ़ना है। कोई ऐसी कठोरता नहीं होगी। जो विषय वो पढ़ना चाहेंगे वो विषय पढ़ सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। बच्चों के सामने बहुत दिक्कतें होती थी। कई बच्चे साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे होते थे। कई बच्चे ऐसे थे जो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग दोनों पाठ्यक्रमों में बेहतर कर सकते थे, पर वो मैथ ले लेते थे, तो उनको इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का तो विकल्प खुलता था, वो मेडिकल एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब वो एक साथ आईआईटी का भी एग्ज़ाम दे सकेंगे और एक साथ वो मेडिकल एग्ज़ाम भी, नीट भी दे सकेंगे। और अगर वो चाहेंगे तो कॉमर्स की भी स्टडी करेंगे और आगे सीए भी बन सकेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये गवर्नमेंट ने इस नई शिक्षा नीति में लाई है। ऐप और टीवी चैनल आदि के माध्यम से भी पढ़ाई होगी और इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा ऐप और टीवी चैनल्स को प्रमोट किया जाएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा का विकास किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अभी तक विकलांगों की जो भाषा होती है उसका कोई मानकीकरण नहीं है मित्रों। विकलांगों की जो भाषा है वो अपने हिसाब से डेवलप कर ली जाती है। तो इसका क्या होगा, सांकेतिक भाषा का विकास होगा। एक निश्चित जो है सांकेतिक भाषा डेवलप की जाएगी और सभी विकलांग जो है उसी भाषा से सीखेंगे। तो ये विकलांग बच्चों के लिए और भी नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। बीएड वालों के लिए 3 प्रकार का बीएड पाठ्यक्रम है। बहुत सारे मित्र हमारे जो है ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं। तो ये 3 प्रकार का बीएड पाठ्यक्रम होगा, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय। इसको आप समझ लीजिए। अगर आपने 12th पास किया है तो सीधे आप 4 वर्षीय बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि अभी 2 साल का बीएड आपको करने में जो 2 साल का समय जाता, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री दोनों एक साथ मिल जाएगी और 4 साल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हैं तो आपका बीएड जो है वो 2 साल का है, और अगर आप पीजी करने के बाद बीएड कर रहे हैं तो आपका बीएड 1 साल का है, और इन सभी को समान रूप से मान्यता होगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी बच्चे जो बीएड करना चाहते थे वो 12th के बाद डिसीजन नहीं ले पाते थे। 12th के बाद वो एजुकेशन में साइंस या कॉमर्स में जाते थे। अब बच्चे सीधे 12वीं के बाद अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीधे 12वीं के बाद बीएड कर सकेंगे। तो ये बहुत बढ़िया जो है लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इम्पॉर्टेंट इसके कुछ नोट्स हैं, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान शिक्षा नीति हमारी 1986 में तैयार की गई थी, इसे 92 में संशोधन किया गया था। और ये जो नई शिक्षा नीति है इसको 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा नीति कब की है, तो 1986 की है और 92 में इसका संशोधन किया गया था। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन साहब, उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने ये नई शिक्षा नीति का मसौदा बनाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष को जो है इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री को उन्होंने ये मसौदा सौंपा था।
कुछ और चीज़ें इसमें हैं, जैसे NETF की बात की गई है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी और किस तरह से शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए उस पर ये चर्चा करेगी। इसके अलावा 100% GER करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमारा लिंगानुपात था वो अच्छा नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, जो ग्रास रोल हमारा इनरोलमेंट है उसको बढ़ाएंगे, यानी कि ज़्यादा अब हमारे जितने भी 100% बच्चे हैं जो प्री एजुकेशन वाले होंगे, यानी कि हमारे 10 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको हम 100% एजुकेशन देंगे। NEP जो 2020 है ये 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल में लाएगी, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। 5+3+4 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 5 साल का जो है 1 to 3, 3 साल का आपका जो है वो प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम होगा, और उसके बाद क्लास 1 और 2 का, और उसके बाद 2 से 5, और उसके बाद 5 से 8 और 8 से 12। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और NCERT जो है एक डेवलप करने जा रही है NCPFE CCE। ये क्या है, नेशनल करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जो आंगनबाड़ी था उसके स्थान पर ये जो करिकुलर है ये काम करेगा, और इसके यही जो भी सुझाव देगा उसी हिसाब से आंगनबाड़ियों को डेवलप किया जाएगा। और टीचर एजुकेशन के लिए जो है कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और उसी के हिसाब से जो TET की परीक्षाएँ होंगी या जो भी मिनिमम एबिलिटीज़ होंगी टीचर्स के भर्ती के लिए वो रखी जाएंगी, उनका भी इंटरव्यू होगा, उनको बाकायदा जो है ट्रांसफ़र्स पर लगभग रोक लगा दी गई है। टीचर्स जहाँ पे रहेंगे, जैसे केंद्रीय स्कूलों में आवास बनाए जाते हैं, वैसे ही अब एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा, उसके आसपास आवास बनाए जाएंगे, वहाँ टीचर्स रहेंगे, अप डाउन नहीं करेंगे, तो उनको आने जाने की समस्या से निजात मिलेगी। और उनकी जो अनावश्यक ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं बहुत सारे गैर ज़रूरी कामों में, गैर ज़रूरी तो नहीं कहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे कामों में उनकी जो ड्यूटी लगा दी जाती थी, तो उनको भी पूरी तरह से इसमें बैन किया जाएगा मित्रों। और ये जो करिकुलर है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर को बढ़ावा देने वाला है मेनली। और तो मैंने आपको बता दिया, तो ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो मेन पॉइंट हैं वो यही हैं। इसका उद्देश्य बहुत साफ साफ क्लियर विज़न में कहा गया है कि हमें क्या करना है, एक प्रतिस्पर्धा परक जो है एजुकेशन पॉलिसी को लाना है। क्योंकि विश्व में अगर आपकी शिक्षा पिछड़ गई तो आप जो है अपने देश को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। तो ये जो पॉलिसी है ऐसा मान सकते हैं हम कि आगे जो हमारी भविष्य की एजुकेशन नीति होगी, जो भविष्य की हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी, वो इस शिक्षा नीति के आधार पर चलेगी। हो सकता है कि सरकार इसमें जो है आगे चल के कुछ बदलाव करे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा को भी जो है बढ़ावा दिया गया है। जो लोग एजुकेशन छोड़ चुके हैं उनको पूरी तरह से वापस लाना है। वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इसमें जो है महत्व दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यावसायिक शिक्षा और मानविकी दोनों को मिला दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे कि हम कल्पना कर सकते हैं कि जो इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत को एक विश्व गुरु, जो विश्व गुरु का एक दर्जा भारत का था, तो ये विश्व गुरु जो है वो भारत का जो खिताब है उसे लौटाने में मददगार साबित होगी। यही इस शिक्षा नीति से हमारा भविष्य की हमारी आकांक्षाएं हैं। वीडियो जो है यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।